Good morning all of you. Today present this video number 8. बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 7 में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट क्लास कंडक्ट की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट होता क्या है, फिक्सल ईयर क्या होता है और उसके मेन पॉइंट्स बताए थे। तो पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 8 को शुरू करें। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से गवर्नमेंट बजट को निर्धारित किया जाता है, कौन करता है और गवर्नमेंट बजट का वर्क क्या होता है, गवर्नमेंट बजट कैसे एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से करता है, ये सारी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में आती है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है आपका रीलोकेशन ऑफ रिसोर्स। रीलोकेशन मतलब हमें बजट को, हमें जो पैसे हैं किस क्षेत्र में लगाने हैं, हमें जो बजट के जो पैसे हैं किस क्षेत्र में लगाने हैं, हॉस्पिटल क्षेत्र में मतलब हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में लगाने हैं। लेकिन रीलोकेशन रिसोर्स में क्या आता है कि बेटा हाई लेवल इन्वेस्टमेंट होता है एंड लो लेवल प्रॉफिट। मतलब इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होता है और आपका प्रॉफिट होता है लो, बिल्कुल लो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल बना दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिए, उनसे प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। तो ये सारे किसमें आते हैं, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर। मतलब इनको रीलोकेट करना कि किस तरीके से जनरेट करना, कि हमें किस सेक्टर में कितना पैसा कितना निर्धारित करना है, ये सब बजट में करते हैं। ये नहीं है कि आज हेल्थ इंश्योरेंस में इतना बजट होगा, आज ये हेल्थ इंश्योरेंस में होगा, हेल्थ में ये होगा, आज एजुकेशन क्षेत्र में ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साल में निर्धारित कर लिया जाता है बजट में कि हम एक साल में इस सेक्टर्स में, इस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिसीव या कितना एक्सपेंडिचर्स करेंगे, ये सारा निर्धारित कर लिया जाता है बजट के अंदर। ओके, आगे आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमें टैक्स में ही, बजट में ही पता चल जाता है कि टैक्स कितना बढ़ रहा है, सब्सिडी में कितना ग्रोथ आएगा, सब्सिडी कितनी बढ़ेगी। ये सारे ऐसे नहीं है कि न्यूज़पेपर में आ गई कि टैक्स आज से कल से इतना बढ़ जाएगा, कल से पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ बजट में निर्धारित कर लिया जाता है बजट के अंदर कि टैक्स रेट क्या होगी, बैंक के अंदर क्या होगी, फाइनेंस सेक्टर्स के अंदर क्या होगी, ये सारे निर्धारित कर लिए जाते हैं बजट के अंदर। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में यही है कि आपकी सब्सिडी रेट क्या होगी, किस सेक्टर्स में सब्सिडी दी जाएगी, किस सेक्टर्स में सब्सिडी नहीं दी जाएगी, किसमें टैक्स बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ये सारा क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी के अंदर। ओके, आगे आता है थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। कई बार क्या होता है बेटा कि गवर्नमेंट बजट तो निर्धारित कर देती है, गवर्नमेंट पैसा भी लगा देती है, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा कर देती है, लेकिन उस सेक्टर से फिर भी प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, जिस सेक्टर में पैसा लगा रही है, पैसा तो लगा देती है क्योंकि बजट निर्धारित हो गया तो लगाना तो पड़ेगा, लेकिन पैसा लगने के बाद भी बेटा उसमें प्रॉफिट नहीं होता। कई बार तो क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्रॉफिट नहीं हुआ, वो फिर उसको रिलोकेट करेगी, मतलब उसको बढ़ावा देगी, फिर पैसा लगाएगी, और फिर भी यदि पैसे वेस्ट जा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा, तो वो किस सेक्टर को सौंप देती है, पब्लिक सेक्टर्स को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है। और आपने देखा होगा इंडिया की गवर्नमेंट भी कई बार ऐसा करती है
कि हमारे बजट निर्धारित करने के बाद भी उसमें पैसा लगाती भी है और नहीं सेक्टर समझता तो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। इससे स्टेब्लिश हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन नुकसान तो होता ही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है, ये नुकसान तो है ही। आगे आता है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ये देखो ये सेक्टर्स है, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे चलता रहता है, ये हमारा बूम सेक्टर और ये हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन सेक्टर्स। तो देखिए ये हमारा बूम, यहां पे तो आपकी ग्रोथ डिमांड ज्यादा हो रही है, यहां पे हमारी क्या हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है और यहां डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड ज्यादा होगी, जब भी इकोनॉमिक के अंदर, जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो मैनेजमेंट जो स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो क्या करेंगे, फाइनेंस ऑफिस क्या करेंगे कि कंपनियां खोलेंगे, जिस सेक्टर्स में डिमांड हो रही है उस सेक्टर्स में और कंपनियां बढ़ाएंगे कि डिमांड की पूर्ति कर देंगे। और डिफ्लेशन हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो उसको स्टेबलाइज किया जाता है कि इक्वल रहे, ये डिमांड का जो सेक्टर्स है ये इक्वल रहे, बूम एरिया में ना जाए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा ग्रोथ भी ना करे और डिफ्लेशन में भी ना जाए, इक्वल रहे। तो ये सेक्टर्स क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। क्योंकि आपको पता है यदि हम डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई तो हमें न्यू सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे, और डिफ्लेशन हो गया, डिमांड ग्रोथ कम हो गई तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियां लेके आती है। गवर्नमेंट क्या लेके आती है, नई पॉलिसियां लेके आती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबलाइज किया जा सके। ओके, समझ में आ गया बेटा। आगे आता है 5, ऑब्जेक्टिव आता है 5, इकोनॉमिक ग्रोथ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। बेटा देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ में ये चीज आपको पहले ही बता दिया है और आपको पता भी है, आप कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के भी, कैसे होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और मेन क्यों है, क्योंकि आपको ये भी है कि देश को यदि आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी ही होगी। इसमें इस बजट में निर्धारित कर लिया जाता है, बजट के अंदर निर्धारित कर लिया जाता है कि हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जीडीपी रेट कैसे ग्रोथ करेगी, डोमेस्टिक सेक्टर्स कैसे ग्रोथ करेगा, कितना करेगा और हमें क्या क्या वर्क करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारे हर सेक्टर में ग्रोथ हो, ये सारे कुछ बजट में निर्धारित कर लिया जाता है। कई ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जिसमें ना चाहकर भी गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है कि गवर्नमेंट को पता है यहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होता है सरकार को बचाने के लिए, तो वहां से भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, वहां डाउन होती है। लेकिन गवर्नमेंट और सेक्टर्स को बढ़ावा देती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आए, मतलब आपकी स्टेबलाइज हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टेबलाइज हो जाए। क्यों, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो देश नीचे जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो सेक्टर्स, हमारा पूरा देश और जितनी भी कंट्रियां चलती हैं ये सारी इकोनॉमिक के ऊपर चलती हैं, क्योंकि मार्केट में यदि पैसा होगा तो ही तो ग्रोथ होगा, मार्केट में पैसा होगा, मार्केट में वैल्यू होगी पैसे की तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे नहीं है कि मन चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होगा। जब मार्केट से रनिंग आएगा, मार्केट से फ्लो आएगा, सर्कुलर फ्लो आएगा तो ग्रोथ होती है कि हमें किस सेक्टर्स में कितना पैसा लगाया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी जीडीपी रेट, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम हमारी ग्रोथ करे, ये सारा सेक्टर्स बजट निर्धारित करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बेटा आज के आपके ऑब्जेक्टिव थे, आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, आपके क्या हैं 5 ऑब्जेक्टिव हैं, क्लियर, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव थे।
यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया बेटा? अभी तक हमने वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 ही इस चैप्टर की क्लास कंडक्ट की है। इस चैप्टर की क्लास कंडक्ट की है। टोटल ऑफ क्लास 2 कंडक्ट हुई है 7 और 8। पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 1 से लेकर 6 तक आपका चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 में होगा। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 8 को सीन करें और साथ साथ नोट्स बनाइए। और कोई भी डाउट है तो मेरी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।